हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग शुक्ला। हम लोग ने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। ज्योमेट्री पे आपके रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं। मैक्सिमम लोगों ने यही कहा कि आप केवल क्वेश्चन को बोल दिया करिए, लिखिए मत। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सुनिए, नोट करिए कॉपी में, और फिर हम उसका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग को आज स्टार्ट करना था ट्राइंगल। हमने आपको बेसिक्स बता दिए थे लाइन और एंगल के बारे में। आज ट्राइंगल के बेसिक्स पे हम लोग चलेंगे। ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज। देखिए, इनका दो नाम है, ट्रायंगल और त्रिभुज। इंग्लिश हिंदी दोनों का ही यूज़ है। जैसे वो कहा नहीं जाता है यथा नामो तथा गुणो, तो वही वाला इनका भी है। इन्होंने अपना नाम रखा है ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब तीन एंगल्स, ठीक। और वैसे ही त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं। देखिए, दोनों में से इनका नाम ही क्लियर हो रहा है। इसमें तीन एंगल होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। अब इन्हीं दोनों के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। उससे पहले ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। एक तो ये डेफिनेशन होती है। दूसरी डेफिनेशन होती है कि तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनी हुई आकृति। असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। असंरेख बिंदु क्या होता है? देखिए, संरेख क्या होता है? जब तीन पॉइंट ऐसे हों जो एक लाइन में हो। देखिए, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे हो गए, क्या ये ट्रायंगल बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने कहा कोई तीन असंरेख बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए कहीं पे भी, इन तीनों को आप मिलाइएगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो दो डेफिनेशन होती है। एक, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनी हुई आकृति ट्रायंगल कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। या फिर दूसरा डेफिनेशन जो होती है त्रिभुज की, कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक है, डेफिनेशन फिलहाल आपको बस आनी चाहिए, लिखना नहीं है। अब देखिए, हम इनका सबसे बेसिक चीज़ बताते हैं। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रायंगल कब फॉर्म हो सकता है, कब एक ट्रायंगल बनेगा और कब नहीं बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है और सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी। ठीक, देखिए कैसे बनेगा ट्रायंगल। पहली बात तो, एक लाइन मान लीजिए हमने ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए हम ये लाइन ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लिया हमने। अब बताइए, एक और लाइन ले रहे हैं हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की, और दूसरी लाइन 2 सेंटीमीटर की या 1 सेंटीमीटर की। या फिर दो लाइन हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब ये ट्रायंगल क्या पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ें आपको समझनी है। देखिए कैसे समझनी है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी लाइन पॉसिबल है जो ट्रायंगल बना दे और ये 2-2 सेंटीमीटर की हो? नहीं पॉसिबल। कैसे नहीं पॉसिबल, बस ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर है तो ये 2-2 4 ही सेंटीमीटर तो हुआ। यानी इसको अगर हम सीधा करें तो ये यहाँ तक कहीं ही रुक जाएगी लाइन। यहाँ उठाने पे क्या मिलेगी वो? आप इमेजिन करिए, 3 लकड़ियाँ आपने ली हुई हैं, 3 माचिस की तीलियाँ ली हुई हैं, जो भी आप समझिए। 3 लकड़ियाँ ली हैं आपने, और एक लकड़ी ऐसे रखी हुई है, दूसरी 2 लकड़ियाँ 2-2 सेंटीमीटर की है। ये 5 हैं, ये 2-2 हैं, क्या एक दूसरे से टच कर पाएंगे? कम से कम 5 सेंटीमीटर से बड़ी लकड़ी होगी तभी तो वो टच करवा पाएंगे हम लोग। मतलब क्या समझ रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए दूसरी जो लिया हमने उसको 3 और 4, ये 2 लकड़ियाँ लिया, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की। तो अब ये 3 और 4 कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये 4 3 7 हो गई, ये 5 ही था। यानी 5 से बड़ी लकड़ियाँ हैं तो ये टच कर सकती हैं। और अगर 5 होती, अगर मान लीजिए ये जैसे लिखा मैंने 3 और 2, 5 ही सेंटीमीटर हो रही, मतलब दोनों लकड़ियाँ टच कहाँ करेंगी? इसी पे कहीं, यहाँ कहीं आके ऐसे टच कर जाएंगी। बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे होंगे। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि कोई भी 2 साइड का एडिशन तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहीं से कॉन्सेप्ट आया। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए जो हमेशा आपसे पूछा जाता है। पहले लैंग्वेज लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट बना के लैंग्वेज लिख लीजिए। सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? किसी त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक ट्रायंगल हमने बनाया, हमने ए बी सी 3 साइड ले ली। कोई भी 2 साइड का एडिशन हमेशा बड़ा होगा। a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, b प्लस सी ग्रेटर देन a होना चाहिए, और a प्लस सी ग्रेटर देन b होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं से आप अगर चाहें तो दूसरी कंडीशन भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से दूसरी कंडीशन अगर निकालना चाहते हैं तो B इज़ ग्रेटर देन C माइनस ए, C इज़ ग्रेटर देन A माइनस बी, और यहाँ से A इज़ ग्रेटर देन B माइनस सी। ये भी लिख सकते हैं। देखिए A इज़ ग्रेटर देन B माइनस सी, और यहाँ पे क्या लिखा गया था, A इज़ लेस देन B प्लस सी। अब इन दोनों कंडीशन को हम मिला के क्या लिख सकते हैं, A इज़ ग्रेटर देन B माइनस सी और लेस देन, देखिए B प्लस सी, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई भी दो कंडीशन लेके आप लिख सकते हैं, जैसे A प्लस सी इज़ ग्रेटर देन B है और B इज़ ग्रेटर देन C माइनस ए है, तो इन दोनों कंडीशन से फिर से एक हम कंडीशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि B जो है वो बड़ा होता है C माइनस ए से और छोटा होता है C प्लस ए से। ऐसे ही तीनों कंडीशन आप लिख सकते हैं। अब क्या थ्योरी हो गई, जो आप लाइन लिख रहे थे उसे में पूरा कर लीजिए। क्या लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे आप कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। लिख लिया होगा आपने, समझ में भी आ गया होगा। केवल क्या करना है, कोई भी दो साइड का एडिशन हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से और उन्हीं दोनों साइड का सब्सट्रैक्शन हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड से। देखिए ये तीसरी साइड दो साइड का एडिशन से छोटी, दो साइड के एडिशन से बड़ी। ठीक है, सबसे बेसिक पॉइंट था, ये हर जगह यूज़ होगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए अपने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन पे। एक और चीज़ लिख लीजिए पहले, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। पता ही होगा, सभी को पता होगा। कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों एंगल का एडिशन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। सबसे बेसिक पॉइंट है ये, है ना, लिख लिया होगा आपने। अब आते हैं मेन चीज़ जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। पहले हम इंग्लिश वर्जन के हिसाब से चलते हैं, आपको भी अंग्रेजी ज़्यादा पसंद है तो पहले हम इंग्लिश वर्जन के हिसाब से करते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में क्या है, ट्राई एंगल, तीन एंगल्स, है ना, जो तीन एंगल से ये बना हुआ होता है उन्हीं तीन एंगल पे इसका तीन क्लासिफिकेशन है। और इसी तरह सेम त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं तो तीन भुजाओं के हिसाब से भी तीन क्लासिफिकेशन वो भी। ठीक है, तो टोटल 6 क्लासिफिकेशन है, बट हम सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसका कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें लिख भी लीजिएगा, एक छोटी सी लाइन लिख लिया करिए जिससे आप कभी भी अपने नोट्स पलटें तो आपको समझ में आ जाए। तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं, तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। आपने एक्यूट एंगल पढ़ा हुआ है, मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 to 90, है ना, 0 और 90 के बीच में जो भी एंगल आएंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। तो क्या करेंगे हम, ये होगा एक एक्यूट एंगल, इसके तीनों एंगल ये तीनों एक्यूट होने चाहिए। मतलब कोई भी 90 नहीं हो सकता है, 90 से अबव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 60 60 60, ये क्या है, इक्विलैटरल है लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 50 ले लिया और 70 ले लिया तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि कोई भी एंगल 90 या 90 से बड़ा नहीं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझनी है वो देखिए, आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो उसको हम अलग से नहीं बताएंगे, बस ध्यान से सुन लीजिए, याद हो जाएगी मैक्सिमम चीज़ें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, तो इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ड होता है, और जो एंगल आपको निकालना होता है उस एंगल के सामने क्या होता है, ये लंब होता है, परपेंडिकुलर, और जो बचा है वो नीचे बेस होता है, आधार होता है। ठीक है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम देखें तो आपको क्या पता है, मान लीजिए हम साइड मान लेते हैं, ये सी है, ये ए है, ये बी है।
आपको क्या पता है कि सी का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के एडिशन के। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। लेकिन अगर हम कहते हैं ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 तो हो नहीं सकता, उसमें नहीं हो सकता। अगर ये 90 नहीं है तो हम इनको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए यही लाइन, ये लाइन जो हम ऐसे थोड़ा सा बेंड करेंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, यहाँ पे ले आए। बस यही जो लाइन सामने आपको दिख रही थी ए वाली लाइन, ये ए हम यहाँ पे ले आए हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। ये देखिए यहाँ पे 90 था, हमने एंगल को छोटा कर दिया। हमने एंगल को छोटा किया तो ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना। अब ये जो भी लाइन है, ये लाइन कोई मान लीजिए एक्स लाइन है, ये मान लीजिए एक्स लाइन है, तो ये एक्स लाइन इस सी वाली लाइन से तो छोटी ही होगी। क्लियर दिख रहा होगा, ये इतनी बड़ी लाइन थी, हमने छोटा कर दिया तो ये लाइन छोटी है, यानी x इज लेस देन c। बात क्लियर है? ये तो एकदम सीधा दिख रहा है आपको। अगर हम स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर होगा, और सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है आपका रिजल्ट जो आपको याद करना है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको केवल रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आया कहाँ से है, हमने इसीलिए थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब इसको आपको याद करना है। सबसे पहले तो आपने लिख लिया होगा कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, यानी ए हो, बी हो, सी हो, तीनों ग्रेटर देन होने चाहिए 0 से और लेस देन होने चाहिए 90 से। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो हमें लिखनी है वो क्या है, कोई भी ट्रायंगल होगा, इसकी सबसे बड़ी भुजा अगर सी मान लेते हैं और बाकी दो भुजाएं ए और बी हैं, यह बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सी स्क्वायर जो होगा हमेशा लेस देन होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम के। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। अभी हम इन सब पे क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपको यूज़ दिखेगा इसका। ठीक, यहाँ नीचे लिख लीजिए नोट करके, सी सबसे बड़ी भुजा यानी बिगेस्ट साइड, या ग्रेटर साइड या सबसे बड़ी भुजा, जो भी लिख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इतनी ही चीज़ें थी। ठीक, आगे बढ़े हम। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे सब चीज़ें आपको मैक्सिमम पता ही हैं। देखिए, अभी केवल हम एंगल की बातें डिस्कस कर रहे हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जब पढ़ेंगे इक्विलैटरल और राइट और वो आइसोसेलेस, ये सारी चीज़ें हम फिर से अलग से पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग से देखेंगे। ठीक है, अभी केवल हम एंगल के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा नंबर है राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि कोई एक एंगल, मान लीजिए हमने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे बी मान लिया है, ए बी सी, कोई एक एंगल आपको 90 मिलना चाहिए। तो आप इसमें लिख लीजिएगा कोई एक एंगल, कोई एक कोण समकोण होना चाहिए। कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, एक एंगल से ज़्यादा 90 डिग्री हो नहीं सकता। आपको पता है टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। अगर 180 में से 90 माइनस कर दो, एक एंगल 90 हो गया, तो बचा क्या, केवल 90 बचा। 90 क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा। हो सकता है ये 89 हो, ये 1 हो, दोनों एंगल 89 और 1 हो, ये पॉसिबल है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता ये 90 हो और ये 0 हो जाए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा और ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, केवल और केवल एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है। केवल और केवल एक एंगल 90 डिग्री, हमने लिख दिया है बी को 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ओनली वन एंगल इज राइट एंगल। केवल एक कोण 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल की कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा सी,
ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो सी का स्क्वायर ए और बी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आपको याद ही होगा, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस हमेशा याद रखिए हम सी को क्या मान रहे हैं, लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड, बिगेस्ट साइड, जो भी कह लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड वाला है जो लास्ट है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जब कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, फिर से वही होगा, ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल आपने पढ़ा होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण आपने पढ़ा है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। जब भी कोई एक एंगल, इसका हमें एक ही एंगल चाहिए, बट ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी कोई एंगल 90 और 180 के बीच में हो जाए, है ना। तो 90 और 180 के बीच में कोई एक ही एंगल हो सकता है। अभी आपने समझा कैसे, आपने कहा कि अगर कोई एक एंगल 90 हो जा रहा है तो दूसरा एंगल, बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए। उसी तरह सेम प्रोसेस यहाँ पे है। अगर एक एंगल 120 हो गया मान लीजिए, या मतलब 90 से ज़्यादा हो गया, तो बाकी दो एंगल 90 से छोटे होने ही चाहिए, होने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि आपको पता है टोटल 180 होता है। मान लीजिए 100 ले लिया हमने, बाकी एक एंगल 100 ले लिया, तो बाकी दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो कभी भी वो ऑब्ट्यूज या राइट एंगल हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब श्योर है बाकी दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, यानी न्यून कोण। क्लियर। अब आ जाइए, ये आपने लिख लिया, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे, वो क्या है कि जब आपने क्या पढ़ा, राइट एंगल। देखिए राइट एंगल आपने बनाया था ऐसे, यहाँ पे ये राइट एंगल था। अगर हम कहें इसी एंगल को हमें ऑब्ट्यूज बनाना है, तो आप क्या कहेंगे, यही जो हमने ए बी और सी साइड ली थी, यही साइड हम उठा के थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दें। ये साइड थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया हमने बस, क्योंकि हमें ये एंगल राइट एंगल नहीं चाहिए था, हमें ये ऑब्ट्यूज चाहिए था। देखिए अब ऑब्ट्यूज हमने बना दिया। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये साइड तो हमने सेम रखी है, ये ए ही है, तो अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दें तो आपको दिख रहा होगा ये सी से थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, इसको फिर से एक्स मान लेते हैं। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, एक्स इज़ ग्रेटर देन सी, यही तो कह रहे हैं आप। अगर x ग्रेटर देन c है तो आप क्या कहेंगे, अगर स्क्वायर कर दें तब भी तो ग्रेटर ही लगेगा साइन। x इज़ ग्रेटर देन c था, तो इसलिए x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन c स्क्वायर है। और यहाँ से आप क्या निकल के आ रहा है आपके रिजल्ट, चूँकि आपको पता था c स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ा के आ रहा है, तो आपको पता है c स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है एज अ रिज़ल्ट। तो हम यहाँ से इसको हटा के एक रिज़ल्ट के फॉर्मेट में आपको बता देते हैं। देखिए कोई भी ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बी पे ए बी सी, ये सी साइड है, ये ए है, ये बी है, तो आप क्या कहेंगे, सी स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि सी क्या है, लार्जेस्ट साइड, बिगेस्ट साइड, जो भी कहिए। बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज़ें आप रिवाइज करते रहिए, अभी हम इस पर क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक, अब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब आ जाते हैं हिंदी वाले की तरफ। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी तो पढ़ना ही है ना। तो हम आते हैं हिंदी की तरफ। त्रिभुज लिखा है ना हिंदी में, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं, त्रिभुज, वो संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा ना, वही वाला। तो त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं। तीन भुजाएं कोई भी आकृति ऐसी हो जो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई हो। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड्स पे हम क्या कहेंगे, 3 ही होते हैं साइड्स के हिसाब से भी। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे, अभी बस आपको ब्रीफली ऐसे बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक, कौन सा होता है पहले, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 होता है, इक्विलेटरल, समबाहु, आइसोसेलेस विषमबाहु, और स्केलेन विषमबाहु। ये होता है समद्विबाहु, ये समद्विबाहु और ये विषमबाहु। ठीक है, 3 होता है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस आपको ये लिख लेना है यहाँ पे, और फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, इस पे कैसे आएंगे और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, चूँकि इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपने बेसिक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी हम पहले ही लिख देते हैं। किसी भी 2 साइड का सम हमेशा बड़ा होता है तीसरे साइड से, और हमेशा तीसरी साइड बड़ी होती है उन्हीं दोनों साइड के डिफरेंस से। हमेशा हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ 5 में से 3 नहीं, 3 में से 5 घटा के -2 लिख दीजिए, वो गलत होगा। ठीक है, या आप चाहिए तो मॉड लगा लीजिए, अब तो माइनस नहीं हो सकता है तो वैसे मॉड पे याद कर लीजिए, जैसे भी आप कर पाइए। हम इसलिए डिफरेंस बोलते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रह जाता है डिफरेंस में, कि हमेशा छोटे में से बड़े को नहीं घटाना है, बड़े में से छोटे को ही घटाना है। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सुनिएगा। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, एक त्रिभुज की 2 साइड्स दी गई हैं, 2 भुजाएं 876 सेंटीमीटर और 678 सेंटीमीटर। 876 और 678, 876 और 678 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा के संभव मान क्या होंगे, या यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तीसरी भुजा के संभव मान पूछ लें या ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, दोनों ही चीज़ें सेम है। देखिए कैसे करना है इसको, प्रोसेस क्या होनी चाहिए। 2 साइड्स आपको दी गई हैं, आपको मैंने कहा कि तीसरी साइड कैसी होनी चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें आप बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है कि ये एक्यूट एंगल वाला हम लगाएं, ऑब्ट्यूज एंगल वाला लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। तो अभी तो सबसे पहले आपको बेसिक प्रॉपर्टी लगानी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बोला गया एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या क्या है ना। तो आपको सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी, जो 2 भुजाओं के योगफल से छोटा होता है और 2 भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है तीसरी साइड। तो वही लगा दीजिए, 876 प्लस 678 से तीसरी साइड छोटी होनी चाहिए, और 876 और 678 से बड़ी होनी चाहिए। ये तो लिखेंगे आप। अब यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, 8 6 14 और 8 6 14 1 15, इससे छोटी होनी चाहिए, और माइनस करिएगा तो 16 और 9 198, ये बन गया। अब आप कहेंगे कि आपको ये चीज़, अच्छा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर हम बोलें ये 5 से कोई नंबर छोटा है, 5 से छोटा या बराबर है, ऐसे कुछ लिखा हो, तो आप इनका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है C की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 5 से छोटा है, और यहाँ पे क्या है, 5 के से छोटा है या बराबर है, यानी C की मिनिमम वैल्यू हम 5 भी ले सकते हैं। यही दोनों इनमें अंतर होता है ना। तो ये चीज़ जानते रहिएगा, यही यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए C की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, 1554 से छोटी यानी 1553, और 198 से बड़ी यानी 199, यानी 1553 से 199 के बीच कोई भी वैल्यू लेंगे, इवन 1553 या 199 भी ले सकते हैं। ये बात क्लियर है आपको। अब क्या कहेंगे आप कि इन यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो 1553 में से कितना 198 घटा दें, क्योंकि आपको 199 भी लेना है। आपको पता होगा, देखिए जब कोई भी नंबर निकालते हैं, जैसे आपको पता है 6 से 10 तक कितनी संख्या है,
तो 6, 7, 8, 9, 10 5 संख्याएं हो गई। 6 से 10 तक 5 संख्या है, जबकि 6, 4, 10 होता है, डिफरेंस तो 4 का है। तो आप क्या करते हैं, 10 में से 6 नहीं घटाते, 5 घटा देते हैं, तो आपका आंसर आता है 5। तरीका है करने का, जैसे आप कर पाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। या आप अगर ऐसे नहीं कर पा रहे, यहाँ से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 5 13, और ये 4 बचा है, 5 4 9, और यहाँ पे भी 4 बचा है, 3, 1355 आंसर आएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, या फिर इसको और करने का तरीका क्या है, 1553 में से 199 आप माइनस कर लीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है, तब भी आपका 1355 ही आएगा। दोनों जगह से सेम आएगा। कैलकुलेशन करने का आपका तरीका होना चाहिए, चाहे आप ये वाला तरीका अपनाइए या ये वाला, कैलकुलेशन आपकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना कैसे करना है। अब इसी का थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए, थोड़ा सा आसान तरीका, जिसको आप ट्रिक बोल के याद कर लेते हैं। वैसे तो ट्रिक होती नहीं दुनिया में, बट ठीक है, आप नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, तरीका क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, पॉसिबल ट्रायंगल्स, क्या होता है ये हमेशा, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर साइड और -1, यही होता है, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर साइड और -1, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए वैल्यू, ट्वाइस ऑफ 6, 7, 8 -1 कितना आ जाएगा, 1355। इसी क्वेश्चन को करने के 3 तरीके मैंने बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है यही कि सबसे छोटी साइड का डबल करके -1 कर दीजिए ऐसे क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको ये ना पता हो वो ट्रायंगल कैसा है, ठीक। अब जहाँ पे एक्यूट ऑब्ट्यूज समथिंग दे दिया जाएगा, वहाँ पे एकदम अलग हो जाएगा क्वेश्चन, जो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। बेसिक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ये वाली हमेशा यूज़ होने वाली है, हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है। एक्सक्यूज़ मी, आप नोट करिए तब तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ही क्वेश्चन में मैंने कई सारे क्वेश्चन बना के लिख लिए हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो अब तक नहीं पूछी गई हैं, या जो चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन, हम सबसे पहले 5, 12, 13 पे बना के चलते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 और 12 है, 5 और 12 है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 और 12 है। तो अब इसे में हम 4 पॉइंट की तरह से हम आपको समझा देते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखिएगा, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 और 12 है, उसमें सब क्वेश्चन है, ये उसका एक पार्ट है। इसमें क्या लिखना है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। पहला लिखिएगा, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, मतलब तीसरी साइड आपको निकालनी है, श्योर जान गए होंगे। ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। दूसरा लिखिएगा, ऐसे कितने समकोण त्रिभुज संभव है। ऐसे कितने समकोण त्रिभुज संभव है। तीसरा लिखिएगा, ऐसे कितने न्यून कोण त्रिभुज संभव है। ऐसे कितने न्यून कोण संभव है। और चौथा लिखिएगा, ऐसे कितने अधिक कोण त्रिभुज संभव है। 4 क्वेश्चन इसे में हम करवाएंगे आपको, कितने त्रिभुज संभव है, कितने समकोण त्रिभुज संभव है, कितने न्यून कोण त्रिभुज संभव है और कितने अधिक कोण त्रिभुज संभव है, ठीक। चलिए सबसे पहले आते हैं, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। अगर आपको पूछा जाए कितने त्रिभुज संभव है, तो आपने अभी जस्ट देखा है, क्या करना है आपको, छोटी वाली साइड का डबल -1, यानी छोटी वाली साइड का डबल कितना हो जाएगा, 10 और 10 -1, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 -1 यानी 9। क्लियर। या फिर आप बेसिक लगा सकते हैं कि 12, 5, 17 से छोटा होना चाहिए तीसरी साइड, और दोनों के डिफरेंस यानी 7 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 6 से 16 तक का सारी साइड ले सकते हैं। 6 से 16 तक निकाल लीजिए, कितने आएंगे, तब भी यही आएगा, 9 ही, ठीक है। 6 से 16 तक 9 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
12 5 17, हाँ ठीक है, और 7 5 12, 6 16, ठीक है 9 ही आ रहा होगा ना। तो अब आपको क्या देखना है कि टोटल, सेकंड वाला क्या बोला मैंने कि समकोण त्रिभुज है ना, दूसरा वाला क्या है, समकोण त्रिभुज। कितने समकोण त्रिभुज संभव है, समकोण त्रिभुज कितने संभव है, ये कहाँ से निकालते हैं हम। सबसे आसान तरीका होता है जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बताइए समकोण त्रिभुज पॉसिबल कहाँ होता है। देखिए जब आप समकोण त्रिभुज निकालते हैं, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं बेसिक्स आपको क्लियर कर दें, कभी आप भूलिए नहीं, रटने वाली चीज़ें कम हो तो बेहतर है। आप क्या कहते हैं कि इसमें हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और हाइट के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। अब या तो हम यहाँ से बना सकते हैं, पहली बात तो यही एक बन सकता है, ट्रिपलेट यहीं पर सेटिस्फाई कर सकता है। मान लीजिए आपको ये AB वाली साइड नहीं पता है ना, तो AB वाली साइड कैसे निकालते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसी तरह अगर BC वाली साइड नहीं पता है तब भी सेम काम करते हैं, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यही तीन ही तरीके हैं ना किसी भी ट्रिपलेट को जस्टिफाई करने के, या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को जस्टिफाई करने के तीन ही तरीके हैं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। अगर आपको दो साइड दी गई है, तीसरी साइड निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, बस इन्हीं तीन ही तरीके से निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपको क्या पता हो गया, देखिए ये दोनों सेम चीज़ें हैं कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यही तो लिखा गया है। नंबर अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस है, और ये क्या है, दोनों के स्क्वायर का एडिशन है। यही दो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। तो बस यही आपको याद रखना है कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों नंबर के या तो स्क्वायर का अंतर होगा या तो स्क्वायर का योगफल होगा। यही दो पॉसिबिलिटी होती है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का एक बार अंतर लीजिए, एक बार योगफल लीजिए। ठीक, दोनों में जो भी बना देगा राइट एंगल ट्रायंगल, उतने ही राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। देखिए यहाँ पे तो बनता ही है 5 12 13, 13 का स्क्वायर बनेगा ना, और यहाँ पे क्या बनेगा 144 माइनस 25, तो 119 आएगा शायद। ये नहीं पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, मतलब केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप क्या लिखेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है, यानी दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अब तीसरे वाले पे आते हैं। सबसे बढ़िया एक्यूट और ऑब्ट्यूज ही है, सबसे ज़्यादा मेहनत जो आपको करवाता है। ठीक है, देखिए तीसरा वाला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल कितने पॉसिबल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालने का तरीका आपने क्या पढ़ा अभी कि सी स्क्वायर हमेशा छोटा होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, लेकिन सी स्क्वायर इसमें क्या है, सबसे बड़ी साइड है, लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे आप कि सी हम किसको लार्जेस्ट माने, हमें तो पता ही नहीं है। अभी तो आपको सीधा दिख रहा है 5 12 13 बन रहा है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी हम 5 12 13 वाले ही ट्रायंगल दें, हम उससे छोटा भी ट्रायंगल तो दे सकते हैं। कोई और ट्रायंगल भी तो पॉसिबल है, हम मान लीजिए दे देते हैं आपको 8, 5 12 8, वो भी तो एक ट्रायंगल पॉसिबल है ना। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते 5 12 13 ही एक ट्रायंगल पॉसिबल है, हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकालना है जो कि पॉसिबल है और भी। तो आप क्या कहेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो तीसरी साइड है सी, यही सबसे बड़ी साइड है। पहले हम ये मान के चलते हैं, दोनों चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। देखिए थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ कहाँ होता है, जब आपको ये ना दिया गया हो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो आपको क्या करना होता है, एक बार अपने मन से तीसरी साइड को सबसे बड़ा मानना होता है, और एक बार जो आपको दी गई होती है, इन दोनों में बड़ी साइड कौन सी है, 12 बड़ी साइड है, एक बार आप मान के चलिए कि 12 एक बड़ी साइड है हमारी, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। और दूसरा क्या मानेंगे हम कि हम जो सी साइड मान रहे हैं, तीसरी साइड, वो सबसे बड़ी साइड है। तो दोनों कंडीशन आपको चेक करनी ही पड़ेंगी। इस बात को ध्यान से समझिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या होगा जब आपको कोई भी बड़ी साइड ना दी गई हो, ये ना लिखा हो कि सबसे बड़ी भुजा ये है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, एक बार आप अपनी जो साइड मान रहे हैं सी, उसको सबसे बड़ी साइड मानेंगे, उससे आप कंक्लूजन निकालेंगे उसका, और दूसरी बार 12 को सबसे बड़ी साइड मानेंगे, यानी इन दोनों में जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको सबसे बड़ा मान के फिर निकालेंगे। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे वैल्यू लिखी है सी स्क्वायर, ये छोटा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर से, हाँ इसका मतलब 13 स्क्वायर, यानी सी छोटा होना चाहिए 13 से, सी 13 से छोटा होना चाहिए। और आपको अभी क्या पता चला, ये जो छोटे सबसे बेसिक प्रॉपर्टी थी, इसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी, यानी 17 और 7 के बीच में होना चाहिए। देखिए इसको तो कभी मत भूलिए, ये हर जगह यूज़ है,
ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है और हर जगह यूज़ होने वाली है। तो 17 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमें तो पता चल गया हमारे हिसाब से 13 से भी छोटा होना चाहिए। मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो गई सी की पॉसिबिलिटीज़ बताइए। 7 से बड़ा यानी 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो सकता है, 11, 12, क्या 13 पॉसिबल है? हमें तो 13 से छोटा चाहिए। दोनों को मिक्स करके हमको समझना है। देखिए कैसे, 7 से बड़ी होनी चाहिए हमारी भुजा, सी जो है 7 से बड़ी हमने लिया, 8, 9, 10, 11, 12। चूँकि 13 से छोटा होना चाहिए, ये 17 से छोटा है, तो 13 तो 17 से छोटा है ना। इसका मतलब 13 से छोटा हमको लेना है, तो हमें 17 तक नहीं जाना है, केवल हम 12 तक ही रुक जाएंगे। यानी अभी हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, यानी 5 पॉसिबिलिटी अभी ही हो गई। अब इस बात को समझिए, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो आपका आंसर हो जाता कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 5 है। लेकिन आपके पास चूंकि ये लिखा नहीं गया है कि तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा है, इस वजह से आप क्या कहेंगे, इस बार हम मानते हैं कि 12 सबसे बड़ी भुजा है। अगर 12 सबसे बड़ी भुजा है तो आप कहेंगे कि 12 का स्क्वायर सी स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 119। ये तो होगा। देखिए सी की तरफ मुंह खुला हुआ था, हमने यहाँ भी रखा हुआ वैसे ही, तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन 119 हो गया। 119 को थोड़ा सा पॉइंट में वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो रहा है, मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि सी इज़ ग्रेटर देन 10.9 या 8, ऐसा कुछ होगा। आपको एग्जैक्ट नहीं निकालना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट का कोई काम नहीं है। 10 पॉइंट समथिंग, 10.5 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, जो भी आप लिख पाइए, क्योंकि हमें क्या लेना है, सी इज़ ग्रेटर देन समथिंग। इससे बड़ी साइड लेनी है ना। अगर इससे बड़ी साइड लेनी है तो सी की इससे बड़ी साइड कौन सी होगी, 10 दशमलव समथिंग से बड़ी साइड। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है हमेशा हमें क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू लेनी। हम बोलना भूल गए हैं, हमेशा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्वेश्चन में कि इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए हमें। हम जितने भी क्वेश्चन बोलेंगे वो सारे में आपको इंटीजर वैल्यूज़ लेनी, ठीक, पॉइंट वाली नहीं लेनी, पूर्ण संख्या लेनी कह सकते हैं, होल नंबर लेना है, सॉरी होल नंबर लेना है केवल आपको, वो पॉइंट वाले नंबर नहीं लेना है, ठीक। तो सी की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, 11 से, इसलिए आप यहाँ 10.5 भी लीजिएगा तब भी अगला नंबर क्या होगा, 11 ही होगा, 11। अब 11 ले सकते हैं, इससे बड़ा नंबर ले सकते हैं, लेकिन कहाँ तक, 17 से छोटा ही नंबर होना चाहिए, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। लेकिन एक और क्लिच आपको याद रखनी है, आपने क्या माना है, 12 हमारी कौन सी साइड है, सबसे बड़ी साइड है। क्या हम 11 के बाद 12 ले सकते हैं, क्या हम 12 ले सकते हैं, सबसे बड़ी साइड 12 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन 12 के बाद वाली कोई साइड ले सकते हैं, 12 के बाद कोई साइड पॉसिबल है, हमारी सबसे बड़ी साइड है 12, तो 12 के बाद वाली कोई साइड पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब हमारे पास केवल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनी, 5 यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी 5, 2, 7 पॉसिबिलिटीज़ है टोटल, जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना सकती। समझ में आई बात। अब देखिए कुछ लोग को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यहाँ भी 11-12 मिला, यहाँ भी 11-12 मिला, है ना। हमने देखिए साइड क्या लिया है, ये बात समझिए। ट्रायंगल जो हम बनाएंगे, यहाँ पे 11-12 वाला जब ट्रायंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 5-12-11, 5-12-11, या फिर अगला ट्रायंगल बनाएंगे 5-12-12, ऐसे ही तो ट्रायंगल बनाएंगे। अब लेकिन अब इसको इधर लेंगे तो क्या होगा, 5-12-11, ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे भी दूसरा ट्रायंगल बनेगा। ये दोनों आप मर्ज मत करिएगा, ठीक है। ये 5 पॉसिबिलिटी यहाँ से, 2 यहाँ से, ये आएंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन में फिर से आपको ये चीज़ें समझाएंगे, आप फिर से समझिएगा, इस चीज़ को एकदम क्लियर रखिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप तीसरी साइड को सबसे बड़ी भुजा मानेंगे और तीसरी साइड पे भुजा मान के निकालेंगे ये पूरा, इसकी कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। अगली बार फिर से आप दूसरा ट्रायंगल जो बनाएंगे वो क्या मानेंगे कि 12 वाली साइड सबसे बड़ी साइड है। 12 वाली साइड अगर सबसे बड़ी साइड माना तो आपको क्या मिलेगा, 11-12, केवल 2 पॉसिबिलिटीज़। तो आपके पास 5 और 2, 7 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी टोटल, ठीक है, जो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल की होंगी। तो यहाँ पे लिखा गया 7 पॉसिबिलिटीज़, ठीक। कुछ जगहों पे 2 पॉसिबिलिटीज़ दिखाया जाता है, वो गलत है, ठीक है। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे आते हैं।
चौथा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको क्या लिखा गया था कि सी स्क्वायर हमेशा बड़ा होना चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के एडिशन के। आपने अभी क्या लिखा था कि 17 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू और 7 से बड़ी होनी चाहिए। ये तो हमेशा आपको यूज़ ही करना है, ठीक है। यहाँ भी आपको 2 बार करना पड़ेगा मेहनत, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आप एक बार सी को सबसे बड़ी साइड मानेंगे, एक बार 12 को मानेंगे। तो सी को सबसे बड़ी साइड मानेंगे तो क्या होगा कि सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा, यानी ये कितना मिला था 13 का स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सी इज़ ग्रेटर देन 13। अब 13 से बड़ी कोई भी भुजा लेनी है हमको, 13 से बड़ी भुजा लेनी है, लेकिन ये भी याद रखिएगा 17 से छोटी भुजा लेनी है। यानी सी की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं? 14 पॉसिबल है, 15 और 16, यही 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसके बाद आप आ जाइए, दूसरा कंडीशन क्या है कि हम 12 को मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा, तो 12 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 5 का स्क्वायर और सी के स्क्वायर के। यहाँ से सी का स्क्वायर छोटा होना चाहिए 12 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 119, यानी सी कितना आएगा 10.8 हम मान लेते हैं, 10.98 कुछ भी मान लीजिएगा। छोटी वैल्यू लेनी है और होल नंबर लेना है, इस वजह से हम छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकते हैं? 10.8 से थोड़ी सी छोटी तो 10 ही तो आएगी, यही तो आएगी। लेकिन आपको क्या पता है कि हमें ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है? 7 तक ही ले सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है 7। तो आपने सबसे बड़ी साइड मानी है 12, तो इसको क्या क्या ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं, 9, 8 ले सकते हैं और बस इतनी पॉसिबिलिटीज़ ले सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कंडीशंस आप याद रखिए, नोट करते रहिए हर चीज़ें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक? फिर से आप समझिएगा, बहुत ध्यान से देखते रहिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझिए पहले। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं ए, बी और सी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं ए, बी और सी पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब होल नंबर्स हैं। यदि ए बी इक्वल टू 12, यदि ए बी इक्वल टू 12, ए इंटू बी ये दिया गया है 12, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे कि ए और बी की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 इंटू 3 नहीं लेंगे यहाँ पे, हम इसको इतना ही लेंगे, क्योंकि ए और बी 2 साइड्स हैं। साइड इधर उधर करने से केवल ऐसे लिख दीजिए, देखिए मान लीजिए 3, 4, 5 और हम यही ट्रायंगल ऐसे ही बना के 5, 4, 3, क्या कोई फ़र्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा ना। तो इसलिए इसको पलट के नहीं लेना है, ठीक। तो अब देखिए कैसे कैसे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर केवल दिया गया एक त्रिभुज है ना, हाँ, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। तो यहाँ न्यून कोण अधिक कोण कुछ भी नहीं लगाना है आपको, केवल आपको बेसिक प्रॉपर्टी लगानी है कि दोनों भुजाओं के योगफल से छोटा और दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा। यानी 12 एक 13 से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए साइड, और 12 माइनस 1 11 से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे 8 से छोटी होनी चाहिए और 4 से बड़ी, और यहाँ पे 1 से 4, 3, 7 से छोटी होनी चाहिए साइड, और 4 और 3 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है? 11 से बड़ी 12, 13 से छोटी तो 12 ही होगा, एक ही ऑप्शन है। 4 और 8 के बीच में यहाँ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 5, 6 और 7, और यहाँ पे 1 और 7 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ पाए हैं? यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी। अब काउंट कर लीजिए, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 हो गया और 5 यहाँ पे, तो 5, 4, 9 पॉसिबिलिटीज़। 2, 2, 4, 1, 5, 3, 8, 1, 9। हाँ, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आनी चाहिए? 9 पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। हाँ, आंसर 9 आ रहा है। अब आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया गया है, कहा गया है तीसरी भुजा के संभव मान क्या होंगे? तीसरी भुजा के संभव मान क्या होंगे? अगर तीसरी भुजा का संभव मान पूछेगा तो देखिए 5 और 6 2 बार आ रहा है, तो इन्हीं को आप छोड़ दीजिए। तीसरी भुजा का संभव मान 5, 6 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इन्हीं दोनों को एक बार हटा दीजिए, 7 मान हो जाएंगे। वो कभी पूछा नहीं गया है, यही पूछा गया आपसे, प्री के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे? केवल
इन तीनों का हम फैक्टर चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं ये भी समझिए। 3 गुणे 4 यानी 3 4 दो साइड है, 3 4 के साथ हमने यहाँ पे 5 ले लिया, एक त्रिभुज बना। लेकिन यहाँ पे 2 और 6 के साथ हमने 5 लिया है, ये दूसरा त्रिभुज नहीं हो गया? हो गया ना। देखिए 2 6 और 5 एक त्रिभुज बना, और 3 4 और 5 दूसरा त्रिभुज बना। क्या ये दोनों त्रिभुज सेम है? नहीं है ना, इसलिए हम इनको अलग अलग काउंट करेंगे यहाँ पे। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तीसरी भुजा के संभव मान क्या है, तो वो संभव मान क्या हो जाएंगे? केवल 7 हो जाएंगे, क्योंकि 2 रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया उसी पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए उस पर। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है, पहले इसको कर लीजिए। एक त्रिभुज में ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन दिया गया, लिखते रहिए। एक त्रिभुज में ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 दिया गया है। बी सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 दिया गया है। तथा ए सी पर एक बिंदु x स्थित है, ए सी पर एक बिंदु x स्थित है, इसको हमने यहाँ से मिला दिया है। ए सी पर एक बिंदु x स्थित है, ए एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये इतना दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो सी एक्स की संभव लंबाई क्या होगी? तो सी एक्स की संभव लंबाई क्या होगी? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1, 7, 13, 20, ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बताइए कौन सी लंबाई संभव होगी? तो आप बहुत बेसिक सा चीज़ जो पढ़ के आ रहे हैं कि दोनों भुजाओं का योगफल से छोटी होती है तीसरी भुजा, और अंतर से बड़ी होती है। यानी 9 5 14 से छोटी होगी तीसरी भुजा, और अंतर से बड़ी होगी, यानी 4 से बड़ी होगी, है ना। यानी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? 5 हो सकती है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको क्या पता है कि ये पूरी भुजा हम निकाल रहे हैं ना, AC है, ये AC है ना, AC का मान हम निकाल रहे हैं, इसमें ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे। चलिए 5 में से 2 माइनस करिए, कितना आया? 3 आया। सी एक्स की वैल्यू 3 है, ऑप्शन में नहीं है, कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 1 कभी नहीं हो सकती। क्यों? सबसे छोटी वैल्यू क्या आई? 5। पूरी भुजा की लंबाई 5, ये 2, तो ये पॉसिबल कितनी हुई? 3 आई, चूँकि ऑप्शन में नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इनको छोड़िए। 6 लिया हमने, 6 में से 2 गया, 4 आया। 4 कहीं पे है? नहीं है, छोड़िए। 7 है, 7 में से 2 गया, 5 आया। 5 है कहीं पे? नहीं है। 8, 8 में से 2 गया, 6, ये भी पॉसिबल नहीं। 9, 9 में से 2 गया, 7, यानी ये देखिए ऑप्शन है, यही होगा आंसर। अच्छा अब सबसे बड़ी साइड पे चलते हैं। 13, ये पूरी साइड 13 है, 13 में से 2 घटाइए 12, सबसे बड़ी साइड ये क्या हो सकती है? 12, ये सभी तो बड़ी है, इस वजह से ये भी पॉसिबल नहीं। समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा है। अब आ जाइए, जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पे करवाया है आपको, उस पर बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं, जो आपको शायद कुछ कम समझ में आया हो, या हो सकता है आपको 2-3 बार समझने की आदत पड़ गई हो। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ABC में एंगल B अधिक कोण है। त्रिभुज ABC में एंगल B अधिक कोण है यदि भुजा AB इक्वल टू 11, BC इक्वल टू 15, तो AC की पॉसिबल वैल्यूज़, या आप कह सकते हैं कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। ठीक है, आपसे कहा गया B जो है अधिक कोण है। अगर B अधिक कोण हो गया तो एक बात तो क्लियर है कि ये B है, ये A है, ये C। ठीक, तो AB इक्वल टू दिया गया 11 और BC इक्वल टू, आपको ये चीज़ थोड़ी सी शायद पता हो कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, या सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है ना। नहीं पता है तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको यही पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा यही होगी, यही सबसे बड़ी भुजा होगी। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रह गया। अभी तक आपने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा, आपको पता नहीं था कि उसमें बड़ी भुजा कौन सी होगी। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि C जो है सबसे बड़ी भुजा है, यानी यहाँ पे एक डायरेक्टली आप अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो अधिक कोण वाला पढ़ा है। अच्छा, उसके पहले बेसिक फार्मूला जो आप अभी तक पढ़ते हैं वो तो लगाना ही लगाना है। क्या होता है? C जो है हमेशा छोटा होता है इन दोनों को योगफल से, यानी कितने से? 26 से,
और बड़ा होता है इन दोनों के अंतर से, यानी 4 से। ये तो हर जगह यूज़फुल है ही। इसके बाद हम लगाते हैं अधिक कोण वाला तरीका। अधिक कोण क्या होता है, सी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन होगा 15 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के, यही होगा। आपने पढ़ा है कि तीसरी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के योगफल के। 15 का स्क्वायर होता है 225 और इसमें 121 ऐड करिएगा, कितना आ जाएगा, 5 1 6 2 2 4 3, 346 मिल गया। 346 के लगभग कोई वैल्यू निकाल लीजिए जो स्क्वायर बनाती हो। तो 18 19 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 दशमलव समथिंग आएगा। कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं लेनी है, तो पॉइंट में कुछ भी ले लीजिएगा, 0.6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक। तो अब C को 18.6 से बड़ा लेना है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी C की, 19 हो जाएगी। 18.6 से बड़ा 19 ही तो होगा। फिर अगली वैल्यू क्या हो सकती है, 20 हो सकती है। हमें कहाँ तक लेना है, 26 से छोटा, यानी 19 20 21 22 23 24 और 25, इतनी ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये कितनी वैल्यूज़ हो गई, 2 2 4 2 6 1 7, टोटल पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हो गई, 7। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आपको ये एकदम रट जाए, एकदम दिमाग में सेट हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जब भी आपको ऐसा दिया गया होगा कि न्यून कोण है, अधिक कोण है, कौन सा एंगल बड़ा है या कौन सी साइड बड़ी है, तब आपके लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है, लिखा गया है कि एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं x y z है। एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं x y z है और x y इक्वल टू 4 दिया गया, मतलब x और y का मल्टीप्लिकेशन 4 दिया गया, 4 दिया गया। तो C की वैल्यू क्या होगी, ये सीजीएल के 2017 या 16 के पेपर का मेंस का क्वेश्चन है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। देखिए कैसे करना है इसको। पहली बात तो आप वही बेसिक तरीका लगाएंगे कि आपको क्या पता है ये पॉसिबिलिटीज़ कब कब हो सकती हैं, 1 4 पे या 2 2 पे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि जो तीसरी साइड x y z था ना, तो z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। इन दोनों के योगफल से छोटी होगी, अंतर से बड़ी होगी। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बाद 4 आ जा सकती है, या फिर 5 हो नहीं सकती, 5 से छोटा चाहिए, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल 4। और यहाँ पे आ जाता है दोनों के योगफल से छोटी और अंतर से बड़ी, यानी z की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल, 1 2 और 3। तो जब भी आपको दिखता है तो आप कहते हैं कि ये तो 4 भी पॉसिबल है, 1 2 3 भी पॉसिबल है। अब हम कैसे करें, नहीं पॉसिबल है। कैसे नहीं पॉसिबल है ये समझिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या 2 भुजाएं अधिक कोण वाली बराबर हो सकती हैं। अब बताइए, ये 4 4 और 1 पे हम त्रिभुज बनाते हैं। पहली बात तो यहाँ पे अगर 1 रख देंगे, यहाँ 4 यहाँ 4, तो ये अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। हम इसको अगर अधिक कोण मानते हैं, अधिक कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब नहीं पॉसिबल है, बात समझ रहे हैं। अब अगला आ जाइए, इन्हीं को हम पलट देते हैं। आपने कहा कि नहीं ये मत करिए, ऐसे यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, तो भी क्या ये अधिक कोण पॉसिबल है। आपको पता है कि समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होना चाहिए। तो क्या ये अधिक कोण हो सकता है। आपने अभी पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में केवल और केवल एक कोण अधिक कोण हो सकता है, एक ही कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, और कोई एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है, सभी को एक्यूट एंगल होना पड़ेगा। और ये दोनों अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा ट्रायंगल, नहीं पॉसिबल होगा। इसका मतलब एक कंडीशन तो आपने तुरंत कैंसिल कर दी कि ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं। अब आ जाइए अगले पे। अगला हम बनाते हैं 2 2 और 1 पे। सेम वही प्रॉब्लम यहाँ भी, सेम प्रॉब्लम, 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा उससे छोटी है, सेम प्रॉब्लम यहाँ भी तो है। 2 2 और 1 पे अगर 1 रखेंगे सबसे बड़ी भुजा पे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 उससे बड़ी भुजा है। और अगर 2 2 को बड़ी भुजाओं की जगह रखेंगे तो 2 एंगल जो होंगे वो ऑब्ट्यूज होने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी 1 भी नहीं पॉसिबल है। 2 2 2 क्या बन गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बना रहे हैं।
केवल बचा कौन, 3 बचा। अब देखिए ये बना देगा ऑब्ट्यूज एंगल, कैसे बना देगा ये समझिए। हम क्या कहेंगे कि यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ 3 रख दीजिए। क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन रहा है? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी है, बाकी दोनों भुजाएं समान, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर ये आपको थोड़ी दिक्कत लग रही हो तो आप एक एक को रख के चेक कर लिया करिए कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यानी जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी करिएगा तब भी आपका आंसर आएगा। तो आपके केवल एक पॉसिबल वैल्यू हुई, आंसर क्या आएगा? सी। जेड की वैल्यू पूछी गई थी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है अगर आप करिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और x है। लिखिए एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और x है, मतलब तीनों साइड्स आपको दी गई हैं 14, 22 और x। एक न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं 14, 22 और x हैं। यदि बड़ी भुजा 22 सेंटीमीटर है तो x का न्यूनतम और अधिकतम मान का औसत क्या होगा? यदि बड़ी भुजा 22 सेंटीमीटर है तो x के न्यूनतम और अधिकतम मान का औसत निकालना है आपको। देखिए इसमें डायरेक्टली आपको दिया गया है कि x जो वो 22 जो है सबसे बड़ी भुजा है। 22 अगर सबसे बड़ी भुजा है तो आपको पता है पहली बात तो x एकदम बेसिक प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक होगा, इन दोनों के योगफल से छोटा होगा, यानी 4 2 6 2 1 3, 36 से छोटा होगा और इनके अंतर से बड़ा होगा, यानी 8 से बड़ा। ये तो यूनिवर्सल है। इसके बाद हम लगाते हैं एक्यूट एंगल वाली प्रॉपर्टी कि सी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी आपको दिया गया सबसे बड़ी भुजा 22 है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होना चाहिए बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 22 का स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यही होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको इधर ले आइएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, 22 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, दोनों का एक बार योगफल करिए तो कितना आ जाएगा, या उसको माइनस कर दीजिए। देखिए 22 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, यही तो दिया गया है। तो इसका 22 का स्क्वायर 484 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, कितना आ जाएगा? इस पूरे की वैल्यू हम लिखेंगे 6 8 और यहाँ पे बचा 7 8 3 2, 288 आ गया। 288 के आसपास कोई नंबर ऐसा लीजिए जो पॉइंट में आप ले लीजिए। 288 के आसपास कौन सा होगा? अगर आप देखिए तो 25 225 26 बन रहा है, 27 ज़्यादा हो जाएगा, 26 बन रहा है। 26 276 होता है, 26.4 मान लेते हैं लगभग, कुछ भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 26.4 से, यानी कौन सी वैल्यू हो सकती है? 27 हो सकती है, एक वैल्यू 27 हो सकती है, 28 हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है? 36 से छोटी वैल्यू, यानी कहाँ तक जाएंगे हम? 35 तक जाएंगे। आपसे कहा गया है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के औसत की वैल्यू बताइए ना। औसत क्या होता है? दोनों का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, यानी 2 संख्याएं हैं, 2 लिख दिया यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 3 2 5 1 6 बटे 2, 33 आनी चाहिए। 7 5 12, सॉरी 7 5 12 होगा, और 3 2 5 1 6, यानी 2 3 6 और 1, यानी आपका आंसर होगा 31 31। चेक कर लीजिएगा आंसर। अरे सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ये कितने का स्क्वायर बोला मैंने? 16 का स्क्वायर बोला ना, और लिखा 26 का है। तो आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 16.6 से बड़ा 17 होगा, 18 होगा। आंसर इसी वजह से गलत आ रहा है। तो 35 में 17 जोड़ेंगे हम, और कितना आ जाएगा? 3 1 4 1 5, 52 आएगा ना। तो 2 3 6 नहीं होगा, 2 2 4 होगा, और 2 6 12, ऐसा कुछ होगा। 7 5 12, 3 1 4 1 5, ठीक है। 26 2 52, आंसर होना चाहिए 26। तभी नहीं आ रहा है। एक मिनट चेक करिए।
कुछ गड़बड़ हुआ है, आंसर आपका दूसरा कुछ आ रहा है। ओह सॉरी, देखिए मैंने क्या गड़बड़ किया, ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी भुजा क्या दी गई है? 22 दी गई है। हमने सबसे बड़ी भुजा क्या ले लिया है? 35 ले लिया है। समझ रहे हैं हमने कहाँ गड़बड़ किया? आप ध्यान से देखिए, पहली बात तो कैलकुलेशन गड़बड़ की। तो सबसे छोटी भुजा हमने 17 लिया, 18 लिया, ऐसे ही बढ़ते जाएगी। लेकिन आपने क्या देखा, केवल 35 से छोटी होनी चाहिए भुजा, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि सबसे बड़ी भुजा 22 हो जाएगी। सबसे बड़ी भुजा 22 है तो उससे जस्ट छोटी भुजा क्या हो जाएगी? हम जो अपने पास से ले सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? 21 लेंगे। अगर हम 36, 35 ले लेंगे तो सबसे बड़ी भुजा 22 रह जाएगी? नहीं रह जाएगी ना। तो हमने यही गड़बड़ किया कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 21 होनी चाहिए, और अगर 21 हो जाएगी तो आपका आंसर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। 17 और 21 का योगफल बटे 2, अब कितना आ जाएगा? 7 1 8, 2 1 3, 38 बटे 2 यानी 19। अब आपका आंसर सही है। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्या हुआ यहाँ पे 16.4 होना था, 16.4 से जस्ट बड़ी वैल्यू 17 हो जाएगी। 17 18 19 हम ले सकते हैं कहाँ तक? 21 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ 35 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें सबसे बड़ी भुजा क्वेश्चन में दी गई है 22 है। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे। ऐसे ही कई क्वेश्चन हैं, वो सारे आप करते रहिए, आपको बेहतर समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी उस चीज़ में। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लिखिए एक्स स्क्वायर, एक त्रिभुज की भुजाएं, लिखिए एक त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है। तो बताइए त्रिभुज कैसा होगा? राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज, एक्यूट और आइसोसेलेस, 4 ऑप्शन है। सबसे आसान तरीका, सबको मैक्सिमम याद भी होगा। अगर ऐसा दिया गया हो कि आपने अभी तक क्या पढ़ा, सबसे बड़ी भुजा और बाकी दोनों भुजाओं के योगफल में ही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। या तो ये बड़ी होगी, तीसरी ये साइड या तो बड़ी होगी, यहाँ पे या तो ग्रेटर या तो लेस या तो इक्वल टू, ये 3 साइन पढ़ा और तीनों में अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं। तो वही कर लीजिए आप, इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर बराबर आएगा तो क्या होगा? वो ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। अगर सी बड़ा आ जाएगा तो ऑब्ट्यूज होगा, छोटा आ जाएगा तो एक्यूट होगा। ये तो होता है। तो आप क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और सबसे दोनों बाकी छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम। ये इतना अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। x की पावर 4 हो जाएगा, ये 1, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर है ना। और ये फिर क्या बन गया? इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस में आएगा, यानी ये पूरा फिर से क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब अगर ये बराबर है तो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है। आसान क्या, जैसा आप समझ पाइए। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि आयत ABCD में आपको आयत हम बना के दे देते हैं। ये फिगर दिया है बना के आपको क्वेश्चन में ही। आयत ABCD में कुछ साइड्स के बारे में दिया गया है। ऐसा कुछ फिगर बनाया गया है। आयत ABCD ये दिया गया है। इसमें साइड्स के बारे में क्या दिया गया है? ये AB साइड 30 है, AB साइड 30 है, ये 16 है, BC साइड 16 है, ये P और Q दिया गया है, DP साइड 5 है और ये Q साइड QB यानी BQ साइड 7 है। तो आपसे पूछा गया है APCQ, जो APCQ है इसकी न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है। न्यूनतम परिमाप लिखा गया है, APCQ का न्यूनतम परिमाप क्या होगा? अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि APCQ का परिमाप के लिए आपको क्या क्या चाहिए? AP चाहिए, PC चाहिए, CQ चाहिए और AQ चाहिए। चारों साइड चाहिए। चारों साइड के न्यूनतम वैल्यू चाहिए हमको ना। न्यूनतम परिमाप आपसे कहा गया है तो न्यूनतम वैल्यू निकालते रहिए। देखिए कैसे निकालना है। ये एक ट्रायंगल है,
किसी भी ट्रायंगल में तीसरी साइड बाकी दोनों साइड के एडिशन से छोटी और सब्सट्रैक्शन से बड़ी होनी चाहिए। और हमें न्यूनतम वैल्यू लेना है तो एडिशन का कोई मतलब नहीं लिखने का, सब्सट्रैक्शन वाला लिख लेते हैं। यानी जो ये AQ साइड होगी ये बड़ी होगी हमेशा किससे, इनके अंतर से। अंतर कितना आ जा रहा है 23 से बड़ी होगी, यानी AQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सबसे छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं। आपसे कहा गया न्यूनतम परिमाप, तो इसलिए हम सबसे छोटी वैल्यूज लिख रहे हैं, बड़ी वाली वैल्यूज से हमें मतलब ही नहीं है। फिर आ जाइए अगला QC यानी CQ कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो बड़ा होना चाहिए इन दोनों के अंतर से, यानी कितना 9 से। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं CQ कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही अगली साइड ले लीजिए PC कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये भी तो 30 ही होगा क्योंकि ये आयत है। तो आप क्या कहेंगे कि PC इज़ ग्रेटर दैन इन दोनों का डिफरेंस, यानी 25 से बड़ा, तो PC कितना आ जाएगा, सबसे छोटी वैल्यू 26 हो जाएगी 26। अब क्या कौन सा बचा है, AP बचा है। AP इज़ ग्रेटर दैन किससे, इन दोनों साइड, यानी ये 16 है तो ये भी 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इतने में। फिर 16 और 5 का डिफरेंस 11 से बड़ा, यानी कि AP कितना आ जाएगा 12। अब इन्हीं का परिमाप आपसे पूछा गया, परिमाप मतलब इन सभी का एडिशन कर दीजिए। 6 2 8 4 11, सॉरी 8 4 12, और उसके बाद 2 2 4 2 6 1 7, यानी सबसे न्यूनतम परिमाप क्या आ जाएगा 72। चेक कर लीजिएगा आंसर, न्यूनतम परिमाप 72। अब इसी का आप मैक्सिमम परिमाप निकालिएगा, अधिकतम, तो वो 112 आ रहा है, वो आपका होमवर्क है, आप चेक करके देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत दिखी हो या आपको कुछ क्वेश्चंस और करने हैं जिस पे भी आपको कन्फ्यूज़न रहती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।